ये बात है 1990 की, यानी यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों की। 90 की दशक में लड़के लड़कियां दोस्त कहाँ हुआ करते थे। हालांकि मैंने प्यार किया में सलमान और भाग्यश्री की दोस्ती और वो गाना मैं लड़की हूँ तुम लड़के हो, जब मिलते हो ये लगता है, मन को खूब भाया था। ये सिनेमा और इसके गानों का जादू हम सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। मैंने भी मन ही मन ऐसे ही किसी दोस्त की कल्पना थी। खैर, कल्पना तो कल्पना है जो हकीकत से बहुत परे है, ये बात भी जल्द ही समझ में आ गई। एक दिन क्लास के बाद जब हिमानी मेरे कमरे में आई तो इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे बताया, पता है कल शाम मैं लंका गई थी। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से किताब खरीद रही थी। वहाँ हम लोग का क्लासमेट शिवम खड़ा दिखा। अच्छा, पहले से खड़ा था या तुम्हारे बाद आया, ये तो पता नहीं। मैं किताब के पन्ने पलट रही थी कि उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसने भी दुकानदार से वही किताब मांगी जो मैं देख रही थी। फिर क्या हुआ, होना क्या था, मैं किताब लेकर निकल आई पर न जाने क्यों वह मुझे घूर रहा था। कैसे कैसे सहपाठी हैं सच्ची, एक तो पान खाते हैं ऊपर से शक्ल से भी दबंगई झलकती है, और तुम्हें चॉकलेटी लोग पसंद आते हैं। उसने मुझे छेड़ा। हाँ यार, दूसरे डिपार्टमेंट में देखो, एक से एक हैंडसम लड़के हैं, पर यहाँ तो चलो छोड़ो ये सब। ये बताओ कि पिकनिक के बारे में तुमने क्या सोचा है, चलेंगे न? जाना ही चाहिए, ये उम्र लौटकर थोड़े ही आने वाला है। क्या पता ये ट्रिप सारी उम्र के लिए यादगार बन जाए, हिमानी ने कहा, और यह बात सचमुच सही साबित हुई। शनिवार को अर्थशास्त्र विभाग के प्रीवियस और फाइनल ईयर के सभी छात्र छात्राएं ट्रिप के लिए निकले। मिर्जापुर जिले के राजद्री व लखनियादरी डैम देखने का प्रोग्राम था। हम गर्ल्स कॉलेज वालों के लिए यह पहला मौका था जब सब एक साथ पिकनिक पर गए थे। एक बड़ी सी बस थी, हम लड़कियां आगे की सीट पर और लड़के पीछे बैठे थे। गाते बजाते सफर कब कट गया पता ही न लगा। आनंददायक रोचक यात्रा का अंत तब हुआ जब हम गंतव्य पर पहुंच गए। हम सभी बस से उतरने के बाद अपने अपने ग्रुप के साथ डैम देखने निकल पड़े। वहीं एक और दो सीनियर्स फिशिंग करते नजर आए तो मैं भी फिशिंग देखने पहुंच गई। डैम के एक और पानी जमा होने के कारण एक छोटा सा तालाब बन गया था। वहीं वे दोनों मछली फंसाने का कांटा पानी में डाले बैठे थे। उनमें से एक समीर था जो हमारे विभाग का टॉपर था, जिसे मैं पहले से जानती थी। उसने अपने साथी रितेश से मिलाया। रितेश वाकई हैंडसम था। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें कुछ मछलियां कैद थीं। इन मछलियों का आप क्या करेंगे रितेश भैया? हॉस्टल ले जाऊंगा। मछलियां फंसाना तो मेरा शौक है। और हाँ, डोंट कॉल मी भैया। रितेश भैया सुनकर बुरा मान गया था। फिर मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? भैया के अलावा कुछ भी। यू कैन कॉल मी रितेश। सीधा आंखों में देखता हुआ बोला, ओके बॉस। हे, वेट फॉर अ मिनट, डू यू नो फुल फॉर्म ऑफ बॉस? इस बार उसका अंदाज अलग ही था और ठहाका ऐसा जोरदार कि सारे लोग हमारी ओर देखने लगे थे। उसका अट्टहास कह रहा था कि उसके दिल में कुछ और ही था। हाथ के पारदर्शी कवर में कुछ रंगीन मछलियां और होठों पर दिलफेक मुस्कान। मेरे लिए यह अनुभव नितांत नया था। चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था और पूरी तरह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। मेरी यह अवस्था समीर के समझ में आ गई तो उसने रितेश को रोका। इसे क्यों परेशान कर रहे हो यार? शी इज टू इनोसेंट। समीर के मुंह से ये सुनकर थोड़ी राहत मिली थी। नहीं बताना है तो मत बताओ, पर बॉस का फुल फॉर्म तो सुनती जाओ। ब्रदर ऑफ सेक्सी सिस्टर्स। वह अपनी बात सुनाने पर आमदा था। तेज आवाज में उसकी कही ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कानों में किसी ने गर्म सीसा पिघलाकर डाल दिया हो। पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़ गया था और नजरें उठती न थीं। आई एम सॉरी। शर्म से पानी पानी हो चुकी थी तो बस इतना कहा और तेज कदमों से भागती हुई अपनी सहेलियों के पास लौट आई। अब तक दिमाग का दही हो चुका था। ब्रदर ऑफ सेक्सी, तो क्या ये सब उसके लिए? इससे पहले गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हुए ऐसी वैसी कोई बात कभी न सुनी थी। मेरी शक्ल से लगता था जैसे रो दूंगी। सहेलियों ने मेरे उड़े हुए चेहरे को देखकर जाने क्या समझा पर चुप रहीं। इतने में दोपहर के खाने का वक्त हो गया था तो सबने खाना खाया और फिर गानों का कार्यक्रम चला।
इधर उधर घूमने का परिणाम मैं देख चुकी थी, सो अब पूरी तरह से खामोश बैठ गई। अपने साथियों के साथ शांति से सबको मौज मस्ती करती देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद सबने खुलकर गाना बजाना शुरू किया। कोई गीत तो कोई गजल सुना रहा था। अभी अभी तो माहौल बना था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शाम को ढलने की बड़ी जल्दी मची थी। सर्दियों की शामें छोटी ही होती हैं। हमारे साथ आए गोविंद सर ने विसिल बजाए और कहा, जो जहां है वहीं से जल्द बस तक पहुंच जाए। 15 मिनट में वापसी की यात्रा शुरू होगी। जब हम बस तक पहुंचे तो हमारी नज़र शिवम पर पड़ी। दूर कहीं बाईं और एक पत्थर पर वह अकेला लेटा आसमान को अपलक निहार रहा था। उस वक्त उसे देखकर यही ख्याल आया, जब अकेला ही बैठना था तो पिकनिक पर आने की जरूरत ही क्या थी। न तो वह किसी बातचीत में और न ही किसी गाने बजाने में कोई हिस्सा लिया। उसे किसी से कोई लेना देना भी न था। देखा उसे, कितना अलग है शिवम। न किसी के पीछे घूमना, न ही किसी तरह की कोई फालतू बातचीत। हिमानी ने पहली बार उसकी शराफ्त नोटिस की, जो मुझे भी सही लगी। बिल्कुल सही कहा हिमानी, मैंने जैसा सोचा था वह वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहती हुई मैं बस में चढ़ गई। रितेश पहले से बैठा था। उसने अपने बगल की सीट पर बैठने का इशारा किया, पर मेरे कानों में अभी तक उसकी कही बातें और उसका अट्टहास गूंज रहा था। सुबह की घटना का असर कुछ ऐसा था कि अब तक उस अनजाने भय से बेकाबू दिल बेतहाशा धड़क रहा था, तो वहां बैठने का सवाल ही नहीं उठता था। उसे साफ साफ मनाकर मैं आगे बढ़ गई। मेरे बगल में बैठोगी तो टूट थोड़े ही जाओगी। पीछे से आवाज आए और उसी क्षण उससे भी भारी एक और आवाज, सर। कोई कुछ न बोले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप छुटकर फायदा उठाएं। आपकी आज़ादी वहीं खत्म होती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। ये आवाज़ शिवम की थी, जो बस के सामने वाले गेट से चढ़ा और आगे की सीट पर आने का संकेत किया। मैं और मेरी एक सहेली वहां बैठे जहां गोविंद सर बैठे थे। अब किसी किस्म की कोई परेशानी न रही। सच तो यह है कि जो नजर आता है अक्सर वह सच नहीं होता, और सच्चाई तो कभी कभार खुली आंखों से भी नजर नहीं आती। उसे देखने के लिए मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। शिवम के प्रति नजरिया बदलते ही जैसे सब कुछ बदल गया। हमेशा के लिए समझ गई कि अक्सर कड़क रुख वाले लोग ज्यादा शरीफ होते हैं और ऊपर से नर्म दिखने वाले लोग कई बार अंदर से कुछ और ही होते हैं। ये भी समझ में आया कि आज़ाद ख्याल होना गलत नहीं, मगर किसे कितनी छूट देनी चाहिए या निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय लेने की आत्मनिर्भरता अनुभव से ही प्राप्त होता है। क्या होता अगर मैं पिकनिक पर फिशिंग देखने न जाती? शायद मैं रितेश की आंखों में न चढ़ती, मगर शिवम का असली गुण भी तो समझ नहीं पाती। उसने एक सुरक्षा व्यवस्था तब तक बनाए रखी जब तक हम सभी सुरक्षित हॉस्टल नहीं पहुंच गए। उस रोज शिवम ने जिस खामोशी से बिना कुछ बोले हमारी मदद की थी, वो उसके शानदार व्यक्तित्व की पहचान बनी। मैं उसके प्रति कृतज्ञ महसूस कर रही थी। उसका निस्वार्थ स्वभाव समझ में आया तो मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई। जिस लड़के को रफ एंड टफ और विचित्र समझ रखा था, वह दरअसल हमारे क्लास का सबसे अच्छा लड़का था, जिसे मैं गलती से गलत समझ बैठी थी। नजरिया बदलते ही उसके गुण नजर आने लगे और वह सौम्य व सच्चरित्र दिखने लगा। और कहा कि किसी को कितनी छूट देनी है, कितनी नहीं, ये तुम्हें तय करना है। जहां मान सम्मान पर संकट हो, वहां सीनियर जूनियर का बांध तोड़कर अपने मन की सुनो। गलत लोगों से जितनी जल्दी हो सके किनारा कर लेना ही अच्छा। और सचमुच मैंने उन बातों को सदा के लिए गांठ बांध कर रख लिया। अब मैं किसी को इतनी छूट नहीं देती कि वो मेरी ही प्रतिष्ठा के लिए घातक सिद्ध हो। वही करती हूँ जिसके लिए आत्मा गवाही देती है। आज भी जब सहेलियां मिलती हैं तो उस घटना और उस लड़के के जिक्र के बिना हमारी बातें पूरी नहीं होती।